हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस 2023 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है और उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि आर्ट्स वाले बच्चे के लिए काफ़ी डिमांडेबल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। आज हम ज्योग्राफी का लेकर आए हैं और आप लोग इसका सॉल्यूशंस एकदम कंप्लीट देखिए और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ भी है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चंस, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डोबर पतन है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि डोबर पतन है, कहाँ है ये बताना है। डोबर पतन किस प्रकार का पतन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोबर पतन एक प्रकार का पैकेट पतन है। क्या है ये? एक प्रकार का पैकेट पतन है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, डोबर पतन एक प्रकार का पैकेट पतन है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है। क्या कह दिया कि धार्मिक नगर नहीं है। इसका कहने का सेंस है कि कहाँ पर मतलब पूजा पाठ धर्म का रिलेटेड वर्क नहीं होते हैं। तो पहला आप जानते हैं कि मक्का, वाराणसी, जगन्नाथपुरी और मुंबई। आप जानते हैं कि वाराणसी में भी होता है, मक्का मदीना भी होते हैं जो कि मुस्लिम धर्म के लिए होते हैं, और जगन्नाथपुरी जो हिंदू के धर्म के हैं। आप जानते हैं कि मुंबई एक प्रकार का धार्मिक नगर नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। मुंबई एक प्रकार का धार्मिक नगर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। भारत का विशालतम धार्मिक समूह क्या है? भारत का विशालतम धार्मिक समूह, इस सवाल का कहने का अर्थ है कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह मतलब कि भारत में जो है, इंडिया में है, मैक्सिमम किस धर्म के लोग निवास करते हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम इंडिया में हिंदू धर्म के लोग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर कि भारत में विशालतम धार्मिक समूह क्या है, तो हिंदू है। आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। भारत का प्रथम जनगणना हुई थी। क्या क्वेश्चन क्या दिया कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी। आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कब हुआ था? 1872 नंबर ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न राज्य में से किस में जनसंख्या सर्वाधिक है। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, कहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाए जाते हैं। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार में आप जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज किया है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब ये होगा कि यदि आप 1 किलोमीटर एरिया फिक्स करते हैं, यदि आप 1 किलोमीटर का एरिया फिक्स करते हैं, तो कहाँ पर इस चारों राज्य में से कहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर में सबसे ज़्यादा लोगों निवास करती है, तो उस हिसाब से बिहार है। तो बिहार में क्या करेंगे, आप जानते हैं यहाँ पे भूमि की, इसका जनसंख्या भी ज़्यादा हुआ है और यहाँ पर भूमि की भी मात्रा थोड़ी कम है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लोग 1 किलोमीटर में ही ज़्यादा निवास करते हैं पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल के तुलना में। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा बी, बिहार। चलिए आगे चलते हैं। निम्न नगरों में से कौन नवीन पुष्प कहलाता है। क्या कहा दिया कि निम्नलिखित में से कौन नवीन पुष्प कहलाता है, तो इसलिए इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अदिस अबाब। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, अदिस अबाब। क्या? अदिस अबाब नवीन पुष्प कहलाता है। कौन? अदिस अबाब। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन से लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि पैट्रिक गिडीज का संबंध है। क्या चीज? पैट्रिक गिडीज का संबंध है। तो आप लोग जानते हैं कि पैट्रिक गिडीज एक प्रकार का स्नानगार है। क्या है? एक प्रकार की ये स्नानघर है। यहाँ पे जानते हैं कि स्नानघर क्या होता है कि जब बहुत सारे चीज मिल करके बहुत सारे घर के एक जगह में आके मिल जाते हैं तो वो स्नानघर हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में शिक्षा प्रवास का मुख्य कारण क्या है। भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में स्त्री प्रवास का जो मुख्य कारण है वो विवाह है। क्या है? विवाह है। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। आप जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य प्रवास क्या है? बच्चा। क्योंकि जानते हैं जितना भी चाइल्ड वो शिक्षा के लिए होते हैं और इस विवाह के लिए मुख्यतः जा जाते हैं स्त्री अपने भारत में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसका एक दो ऑप्शन और था, वो ऑप्शन को भी हम दिखा दे रहे हैं। एक ऑप्शन है रोजगार, एक है वाणिज्य। अब जानते हैं कि रोजगार में जितने भी यूथ लगे हुए हैं रोजगार पाने के लिए, और वाणिज्य जितने भी मतलब बिजनेसमैन हैं वो सारे वाणिज्य में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो विवाह के लिए वो प्रायः स्त्री ही मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, साक्षरता लोग आपको मिलेंगे, तो वो केरल है। कौन है? केरल। आंसर नंबर हो जाएगा बी। आप जानते हैं कि केरल का जो है वो साक्षरता दर बहुत अधिक है, 97 पॉइंट आसपास है कुछ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केरल। चलिए आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन छावनी नगर है? क्या बोल दिया कि निम्न में से कौन छावनी नगर है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर निम्नलिखित में से कौन छावनी नगर है? बताइए, निम्न में से कौन छावनी नगर है? ये अम्बाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्बाला। आंसर नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, अम्बाला। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है, आप लोग इसको देख के जाइएगा। निम्न में से कौन छावनी नगर है? तो अम्बाला एक प्रकार का छावनी नगर है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? शैक्षणिक नगर क्या कह दिया कि एक प्रकार का शैक्षणिक नगर। शैक्षणिक नगर कहने का मतलब है कि कहाँ पे आप एजुकेशनल के बारे में जानने जाते हैं। तो ये अलीगढ़ भी है एकदम शैक्षणिक नगर, रुड़की भी है, आप जानते हैं आईआईटी है, आईआईटी रुड़की के नाम से जाने जाती है। और उसका पिलानी, आप जानते हैं पिलानी के बारे में जो बहुत विद्यार्थी नहीं जानते हैं, बताना चाहते हैं उसको कि पिलानी एक प्रकार का बिट्स पिलानी होता है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बिट्स पिलानी जो कि BIT बिट्स IS भी लगा सकते हैं इसमें, आप बिट्स पिलानी होती है। आप जानते हैं कि इसका एक एग्जाम्स होता है, वो बिट्स पिलानी में आप जा सकते हैं। यहाँ पे बीटेक की डिग्री के लिए आप यहाँ पे जाते हैं पिलानी में। और अलीगढ़ जानते हैं कि अलीगढ़ एक प्रकार का मुस्लिम के लिए शायद है ये अलीगढ़। और एक रुड़की के लिए आप जानते हैं कि IIT रुड़की होती है जो 12th करने के बाद आपको मिलता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सभी इनमें से सभी जो वो एक प्रकार का शैक्षणिक नगर है, यानी कि आप एजुकेशनल नगर जिसको कह सकते हैं। अलीगढ़ भी है, रुड़की भी है, पिलानी है, तो इसमें सबसे आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। चलिए इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिबेरिका क्या चीज, लिबेरिका संबंधित है। लिबेरिका किससे संबंधित है? चलिए बताइए, लिबेरिका किससे संबंधित है? लिबेरिका जो है वो एक प्रकार का कॉफी है, कॉफी का प्रकार है। क्या है? लिबेरिका, लिबेरिका जो है एक प्रकार का वो कॉफी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये एक प्रकार का कॉफी है। क्या है? एक प्रकार का यह कॉफी है। अब देखिए क्या कह दिया कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है कौन? कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य। इनका कहने का मतलब है कि सोयाबीन उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन में कौन सा राज्य है? चलिए बताइए। तो फर्स्ट पोजीशन में आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, MP। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, आंसर नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है? कहवा, कहवा क्या होता है इसके बारे में हमको थोड़ा ज़्यादा आइडिया है नहीं। ये कहवा कुछ प्रकार का होता होगा। कहवा आप लोग देख लीजिएगा। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है? तो कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य, आंसर नंबर हो जाएगा ए कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, आंसर नंबर है ए कर्नाटक। चलिए आगे चलते हैं। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बताइए। चाय उत्पादन में आप लोग जानते हैं कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आगे देखिए इसका आंसर इधर है, असम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? असम हो जाएगा, आंसर नंबर डी, असम हो जाएगा। चाय उत्पादन में आपका असम सबसे क्या कहते हैं फर्स्ट पोजीशन में जाना जाता है। आप जानते हैं कि असम चाय की जो खेती होती है वो क्या ढलान स्लोप वाले एरिया में होती है। तो आप जानते हैं कि असम एक प्रकार का पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे स्लोप स्लोप वाले क्या कहते हैं लैंड ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए असम में चाय की खेती होती है। चलिए आगे चलते हैं। अमन तथा बोरो संबंधित है। क्या चीज़? अमन तथा बोरो संबंधित है। तो अमन और बोरो एक प्रकार का चावल का प्रकार है। एक प्रकार क्या है? चावल का प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, चावल से संबंधित है। अमन तथा बोरो संबंधित है, एक प्रकार से चावल का प्रकार है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा चावल से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? क्या कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 1986। इसका आंसर हो जाएगा ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लगाए गए थे। कौन सा प्रोटोकॉल्स? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स लगाए गए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि किस प्रोटोकॉल्स के थ्रू पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लगाया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित इनमें से कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? क्या चीज? इनमें से कौन मैग्नीज उत्पादन, जो मैग्नीज का जाता है Mg से मैग्नीशियम हो जाएगा, Mg से मैग्नीशियम और Mn से मैग्नीज। तो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो मतलब फर्स्ट पोजीशन में आने वाले राज्य कौन से हैं प्रथम पोजीशन पे? तो कौन हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो एक प्रकार के मैग्नीज उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे माने जाते हैं, मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काकरा पाड़ा किस राज्य में स्थित है? काकड़ा पाड़ा किस राज्य में स्थित है? यह प्रकार का एक क्या कहते हैं, काकड़ा पाड़ा किस राज्य में स्थित है? बताइए। काकड़ा पाड़ा एक ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है, आंसर नंबर हो जाएगा ए, गुजरात में काकड़ा पाड़ा स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नरोरा प्रसिद्ध है। नरोरा प्रसिद्ध है, आप जानते हैं कि नरोरा जो प्रसिद्ध है वो नाभिकीय ऊर्जा एवं संयंत्र के लिए
प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नाभिकीय ऊर्जा मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यह संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, नरोरा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? किसमें थोरियम? आप जानते हैं कि थोरियम आपको केरल में सबसे ज़्यादा मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। तो क्या कहते हैं इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम उत्पादन में यह केरल हो जाएगा, सही है इसका आंसर। तो आंसर नंबर सी, तो केरल में थोरियम उत्पादन अग्रणी में है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। मुंबई हाई क्या है? आप लोग जानते हैं कि मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई एक प्रकार का आपका पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पेट्रोलियम क्षेत्र। मुंबई हाई क्या है? एक प्रकार का यह पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या है? ये पेट्रोलियम क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 22 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, मणिकरण प्रसिद्ध है। क्या चीज मणिकरण प्रसिद्ध है? बताइए मणिकरण प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रकार भूतापीय ऊर्जा के लिए। किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए, मतलब जियोथर्मिकल एनर्जी के लिए यह एक प्रकार का प्रसिद्ध है। मणिकरण एक जगह का नाम है जहाँ पे भूतापीय ऊर्जा सब सर्वाधिक अधिक होती है, वो प्रसिद्ध है वहाँ कर। मतलब वहाँ जो ऊर्जा का यूज होता है वो भूतापीय ऊर्जा का ही यूज किया जाता है, समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, भूतापीय ऊर्जा। चलिए आगे चलते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? 24 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, लौह अयस्क के रूप में। किसके? लौह अयस्क के रूप में इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, लौह अयस्क के रूप में। किसके रूप में? लौह अयस्क के रूप में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? क्या थी? निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? आप जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन के राज्य है? तो चीनी के लिए सब सर्वाधिक कहाँ, किस राज्य में चीनी की मात्रा सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। आंसर नंबर हो जाएगा ए। महाराष्ट्र में चीनी की उत्पादन सर्वाधिक होती है, समझे? महाराष्ट्र में चीनी की उत्पादन अधिक होती है। और चाय पत्ती की उत्पादन, जो चाय पत्ती की उत्पादन होती है वो कहाँ होती है? असम में। कहाँ? असम में। और महाराष्ट्र और असम को मिलाकर के हम लोग चाय पीते हैं, ये समझ जाइए आप लोग। चलिए आगे 26 एवं 70 का 70 क्वेश्चन करवाएंगे। ये तो 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? क्या चीज? निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात, क्या चीज? इस्पात संयंत्र कर्नाटक में थी। इनमें से जो सभी सारे देखिए, बोकारो लौह इस्पात है, भद्रावती, आसनसोल और दुर्गापुर, ये सारे एक प्रकार का इस्पात है, समझे? तो कौन सा इस्पात ये चारों में से कर्नाटक में स्थित है? कहाँ है स्थित? कर्नाटक में। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका भद्रावती। भद्रावती लौह इस्पात जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, भद्रावती। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? मतलब बड़ोदरा जो है वो किस राज्य में स्थित है? बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में बड़ोदरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ स्थित है वो? गुजरात में स्थित है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुजरात। चलिए आगे चलते हैं। ब्रांडलैंड क्या चीज? ब्रांडलैंड रिपोर्ट संबंधित है। आप जानते हैं कि ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो है वो सतत विकास से, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसका संबंधित है। सतत विकास से ब्रांडलैंड रिपोर्ट का संबंधित है। आंसर नंबर हो जाएगा ए, सतत विकास से ब्रांडलैंड रिपोर्ट संबंधित है। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। हरिके बांध किस राज्य में है? चलिए बताइए हरिके बांध किस राज्य में है? किसी को कोई आइडिया? हरिके बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। आंसर नंबर हो जाएगा ए। राजस्थान का एरिया हम दिखाना चाहेंगे आप लोग को, कुछ इधर है। ये राजस्थान कुछ इस साइड में है, पंजाब राजस्थान इस साइड में है कहीं, समझे? तो यहाँ पर जो है कि हरिके बांध राजस्थान में एक डेजर्ट है। क्या चीज? डेजर्ट का नाम बताना है आपको। राजस्थान में एक प्रकार का डेजर्ट है जो सर्वाधिक पाए, मतलब मुख्य उसको कर्ण में ही है। तो उसका बताना कि कौन सा डेजर्ट है। चलिए 30 नंबर। 30 में क्वेश्चन क्या, भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली गई थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? आप सब जानते हैं इसका आंसर, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मुंबई से थाने प्रथम बार जो रेल चली थी वो मुंबई से थाने की चली थी, उसी मार्ग पर चली थी, मुंबई से थाने की ओर। आंसर नंबर ए। आपको बताना ये कितने किलोमीटर का था, इसका आपको किलोमीटर बताना है। ये कितने किलोमीटर लंबी थी? मुंबई से थाने के बीच जो ट्रेन चली थी ये कितना किलोमीटर लंबी थी? अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? क्या चीज? भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? भारत में वायु परिवहन कब सब शुरू हुआ था? चलिए इसका आंसर बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि 1911 में। कब? 1911 में वायु परिवहन शुरू हुआ था, 1911। आंसर नंबर इसका बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलिए।
देखिए 32 यानी कि 32 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, मतलब उत्तर से दक्षिण को कब जोड़ता है। आपको यदि आप लोग जानना चाहेंगे तो एक यहाँ पर एक हम एस्टेरिक्स का भी क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग जानते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमारा लंबाई चौड़ाई है हमारे इंडिया का। आपको बताना है कि नॉर्दर्न पॉइंट्स क्या है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये सब नहीं आ रहा आपको, समझ जाइए आप ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं रहे हैं। आपको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। चलिए बताइए, आपको बताना है कि ये उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर लंबाई है। ये सब क्वेश्चन आपको आंसर बताना है। यदि आप नहीं जानते होंगे तो इसके बारे में हम नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया का नाम लेकर के इसको हम पढ़ा देंगे। यदि आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमको इसके बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए, किस किस गोलार्ध में पाया जाता है, कितना डिग्री पे क्या पाया जाता है, किस डिग्री से कितना डिग्री तक है, ये सारे हम नेबर कंट्रीज नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के नाम से नेबर कंट्री के बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं किस राज्य कौन सा, मतलब उत्तर में कौन सा स्टेट हमारा लगा रहा है, उससे उस क्या कहते हैं उस कंट्री से कौन सा स्टेट हमारा बाउंड्री साझा कर रहा है, उस बाउंड्री का क्या क्या नाम है, वो सब नेबर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया में आता है। और इंट्रोडक्शंस ऑफ इंडिया में सारे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर आप जानते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किविथू के नाम से जाना जाता है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका यहाँ पर एक राजस्थान में क्या कहते हैं हाँ राजस्थान में है, जो डिस्प्यूट बना रहता है लगातार। इसके बारे में अच्छे से हम एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे आपको। यदि आप ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानते ये सब चीज़ तो बहुत गलत बात है। तो चलिए हम इसके बारे में बता देते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा को कौन जोड़ता है, क्या जोड़ता है, इसका सही आंसर क्या है। देखिए उत्तर से दक्षिण मतलब कि यहाँ देखिए, तो पहली बात उत्तर मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, क्या है इंदिरा पॉइंट, और दक्षिण मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल, क्या है इंदिरा कॉल। तो देखिए क्या कहते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा को कौन जोड़ता है, तो जम्मू को कन्याकुमारी से, ये आंसर गलत है। देखिए जम्मू एक प्रकार का स्टेट है, सही अब तो यूटीज बन गया है, और कन्याकुमारी तो तमिलनाडु में यह एक प्रकार का राजधानी है, क्या है यह राजधानी है, तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा। श्रीनगर भी एक प्रकार का राजधानी है और कन्याकुमारी भी एक प्रकार का राजधानी है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से समझे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु हमारा सबसे नीचे है, कौन है सबसे नीचे, अभी हम बताए थे इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों, वो इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे है। जो आप जानते हैं कि हमारा सदर्न पॉइंट दो बिंदु पे है, एक आपका यहाँ अंडमान निकोबार तो हमारा पार्ट है ना, तो वहाँ से भी एक लाइन को देखना पड़ता है और एक तमिलनाडु से भी देखना पड़ता है। तो यदि आप मेन लैंड को देखेंगे तो तमिलनाडु में आ जाएगा। यदि आप सबसे नीचे जाएंगे, अंडमान निकोबार भी तो अपना पॉइंट है, तो वहाँ पर सबसे लास्ट जो सबसे नॉर्दर्न साउदर्न पास्ट है वो अपना हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से क्या, इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ना, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, अभी थोड़ा उतना समझ में नहीं आएगा, हमको पता है कि सही श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभी डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 32 33 हजीरा किस राज्य में स्थित है। क्या क्वेश्चन क्या दिया कि हजीरा किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में। कहाँ हजीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुजरात में हजीरा स्थित है। अब 2-3 बार बोलिए कि हजीरा किस राज्य में स्थित है, गुजरात, ऐसे 2-3 बार बोलिए, 2-3 दिन तक लगातार, ऐसे नहीं कि खाने पर नहीं, 2-3 बार मन में दोहराते जाइए, याद हो जाएगा, ऐसे ही याद किया जाता है। निम्नलिखित से कौन गुजरात का पतन है, क्या निम्नलिखित से कौन गुजरात का पतन है, यानी गुजरात का पतन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडाला, क्या चीज कंडाला, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कंडाला को गुजरात का पतन कहा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको आप याद कर लीजिएगा, गुजरात का पतन किसे कहा गया था, कंडाला को। चलिए इसका आगे देखते हैं। मंगलोर पतन स्थित है, क्या जी मंगलोर पतन कहाँ स्थित है, चलिए बताइए मंगलोर पतन कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कर्नाटक में मंगलोर पतन स्थित है। कहाँ कर्नाटक जो है वहाँ पर मंगलोर पतन स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। भारत की अधिकांश विदेशी व्यापार का वाहन होता है, क्या जी कि भारत में व्यापार अधिकांश विदेशी व्यापार का वाहन होता है। तो यहाँ देखिए ABC डी सी और डी अगले पेज में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या कहते हैं ये जल मार्ग, कौन सा जल मार्ग। विदेशी जो जानते हैं कि आप लोग जानते हैं कि जब विदेश में माल पहुंचाना होता है तो वो जलमार्ग के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो समुद्री मार्ग, जैसे जिसको आप समुद्री मार्ग भी कह सकते हैं, समुद्री मार्ग के द्वारा अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, समझे, कि वहाँ पे क्या होना पड़ता है कि जहाज से हम मैक्सिमम माल को पहुंचा सकते हैं, जितने भी आपके थिंग्स हैं, जितने भी चीज़ हैं, वो आप विदेश जब भेजना पड़ता है तो आप समुद्री मार्ग का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा समुद्री मार्ग। देखिए 36 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में होगा शायद, ऑप्शन नंबर सी नंबर है, समुद्री मार्ग से आप जाते हैं लेकर के, समझे, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब उसका 37 क्या करा कि शहरी
धूम्र कोहरा, क्या चीज, शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? आप जानते हैं कि शहरी का जो धूम्र कोहरा है वो आपको वायु प्रदूषण से है। ये शहर में जो कोहरा होते हैं, जो कुहासा होते हैं, वो अगर धूम्र कोहरा है तो वो वायु प्रदूषित कर देता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वायु प्रदूषण। चलिए आगे चलते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए। हीराकुंड परियोजना, अब ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। अब 11th-12th का ज्योग्राफी यदि किसी को कंप्लीट है तो आप किसी भी एग्जाम्स को, वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का ज्योग्राफी को फोड़ सकते हैं, इतना फिक्स है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के पर स्थित है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी पर। कहा? महानदी पर हीराकुंड परियोजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महानदी पर। चलिए आगे चलते हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? सूखा राज्य किसको, सूखा प्रवण राज्य किसको कहा गया है? चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य इस बार घोषित किया गया? गुजरात। किसको? गुजरात को। आंसर नंबर सी, इस घोषित क्या किया गया? ये गुजरात है वो सूखा प्रवण राज्य। आपको हम बताए थे कुछ देर पहले कि गुजरात में एक प्रकार का डेजर्ट पाया जाता है। डेजर्ट आप जानते हैं कि डेजर्ट कहाँ होते हैं? डेजर्ट किस एरिया को कहा जाता है? डेजर्ट कहा जाता है एक थार राजस्थान, थार डेजर्ट। कौन सा? थार डेजर्ट जो राजस्थान में है। जो क्वेश्चन हम देखिए पूरा कर चुके हैं कि डेजर्ट जो राजस्थान में थार डेजर्ट है, वो डेजर्ट एक प्रकार का सूखा डेजर्ट है, और ये प्रकार का सही इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। अब जानते हैं कि डेजर्ट का मतलब ही होता है सूखा थार, जहाँ पे पानी की मात्रा नहीं होती है, पानी नामात्र होते हैं, पानी होता ही नहीं है, जहाँ पर वो एरिया डेजर्ट कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सूखा राज्य। चलिए 14 नंबर का आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मक्का की पेटी कहाँ है? क्या चीज? मक्का की पेटी कहाँ है? चलिए बताइए। मक्का की पेटी कहाँ है? तो मक्का की पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, सॉरी बच्चों, यूएसए। कहाँ है? यूएसए। मक्का की पेटी कहाँ स्थित है? यूएसए में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? क्या चीज? रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? चलिए बताइए। तो इसका है नव निश्चयवाद। क्या चीज? नव निश्चयवाद। आंसर नंबर हो जाएगा सी, एकदम करेक्ट आंसर। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? क्या चीज? सामाजिक भूगोल की उपशाखा मतलब कि जो कि इसका जो ब्रांच, सब ब्रांच, निम्नलिखित में से कौन सोशल ज्योग्राफी का सब ब्रांच नहीं है? चलिए बताइए। यानी कि यदि आप सोशल ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसका जो अब ब्रांच, उसका जो टाइप पढ़े होंगे, वहाँ पे ये क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधन भूगोल। क्या चीज? संसाधन भूगोल एक प्रकार का आपका सामाजिक भूगोल। देखिए लिंग भूगोल, आप जानते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक प्रकार का सोशल भूगोल है, इसका आंसर नहीं हो जाएगा। व्यवहारिक भूगोल अभी दैनिक जीवन का बात है, इसको रहने देते हैं। चिकित्सा भूगोल ये भी दैनिक जीवन का बात है, क्योंकि समाज में चिकित्सा, लेकिन संसाधन भूगोल एक प्रकार का यह फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, संसाधन भूगोल। आंसर नंबर डी सही। चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या परिवर्तन। क्या चीज? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? ये सही आंसर बताइए। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? एक प्रकार का जन्म, मृत्यु। आंसर नंबर सी, ऑप्शंस और डी अगले पेज में है, फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी में रहेगा आपका ये प्रवासी। क्या चीज? प्रवासी। और डी नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन से, डी नंबर ऑप्शन है कि इनमें से सभी। क्या चीज? इनमें से सभी। तो देखिए ये ऑप्शन सी और डी अगले पेज में है। तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? आप जानते हैं कि जन्म लेने से भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनसंख्या बढ़ेगा जन्म लेने से, जब मृत्यु होगा तो ह्रास हो जाएगा, मतलब वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा जन्म लेने से। अब प्रवासी लेने से भी, प्रवासी का मतलब हुआ कि अपने इंडिया को छोड़कर अलग विदेश में जा गया कोई, तो उससे भी क्या होगा? जनसंख्या में घट जाएगा, यानी कि जनसंख्या पर परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों कंपोनेंट्स यानी घटक जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं। प्रवास और इनमें से सभी, विश्व में से सभी, इनमें से विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की? चलिए बताइए। विश्व में से सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो अभी आप आंसर भारत मारेंगे, चीन नहीं मारिएगा। चीन को पीछे छोड़ चुका है भारत। अब इसका आंसर सही नंबर बी हो जाएगा। यदि आप चीन मारिएगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से अभी
चीन भी हो सकता है, लेकिन अभी ये फिलहाल के एकदम करंट का क्वेश्चन है। यदि एग्जाम्स में आता तो आप भारत को मारिएगा, क्योंकि भारत अभी चीन को पीछे छोड़ चुका है। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी, भारत। और देखिए बहुत जगह इसका आंसर चीन बताया गया है, लेकिन करंट के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। इनमें इनमें विकास का संबंध किससे है? क्या चीज? इनमें से विकास का संबंध, लेकिन अभी आप एग्जाम्स में आता था तो चीन ही लगाइएगा, क्योंकि चीन ये ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि घोषित तो नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी हम न्यूज में भी देखे थे कि भारत पीछे छोड़ चुका है चीन को, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। एग्जाम्स में आपको चीन ही मार कर आना है, एग्जाम में आपको चीन का ही आंसर मार के आना है। भारत अभी करंट का न्यूज है, लेकिन एग्जाम में चीन मार के आना है आपको। इनमें से विकास का संबंध किससे है? विकास का संबंध किससे है? तो गुणात्मक परिवर्तन से, यानी कि पॉजिटिव परिवर्तन या गुणात्मक परिवर्तन से आपको इसका आंसर जब देखा जाए, इसका आंसर ए नंबर एकदम फिक्स आंसर है। कहा है कि देखिए क्या जैसे विकास का संबंध किससे है? विकास से पॉजिटिव परिवर्तन तो होगा, लेकिन जिसके अंदर गुण नहीं है, गुणात्मक परिवर्तन से विकास का परिवर्तन होगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुणात्मक परिवर्तन से। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ? क्या कह दिया कि प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब शुरू हुआ? चलिए बताइए। तो 1990 में। कब? 1990 में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1990। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ? 1990, आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? क्या चीज? निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर थे, एक होते हैं प्राइमरी सेक्टर, एक होते हैं सेकेंडरी सेक्टर, एक होते हैं टर्सरी सेक्टर। इसका भी बारे में यदि हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे इसको विस्तार में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जान लीजिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर होते हैं, उनमें से कौन टर्सरी सेक्टर सेवाओं के अंदर आते हैं, जिसमें जो भी आप सेवा प्रदान कर रहे हैं वो सारे आपको टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। जैसे देखिए खनन क्या है कि किसी प्रकार ये प्राइमरी सेक्टर है, किसी भी चीज़ का पहले हम खनन करते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल निकालना, तो पहले खनन करेंगे, तो प्राइमरी सेक्टर। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण और कुटीर उद्योग ये दोनों हो जाएंगे आपका सेकेंडरी सेक्टर, और ये सेवा जो है ये टर्सरी सेक्टर है। आप किसी भी प्रकार की सेवा दे रहे हैं, अब यदि किसी भी प्रकार का जो सेवा का काम आ गया, वो चाहे वो सेवा पैसे लेके दे रहे हैं कि फ्री दे रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जब भी सेवा की बात करेंगे तो वो टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है, चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषज्ञ। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। कोल खोज उदाहरण है। क्या चीज? कोल खोज उदाहरण है। तो कोल खोज किसका उदाहरण है? चलिए बताइए। कोल खोज एक प्रकार की सामूहिक कृषि का है। आप लोग जानते हैं कि पहले कोल खोज होता था, कोल खोज का था सामूहिक कृषि, जैसे 5-10 आदमी मिल करके, 5 से 10 आदमी मिल करके एक प्रकार का हम कृषि किए, एक जगह कृषि किया यानी खेती किए, तो वो सामूहिक कृषि का अंतर्गत आ गया। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। वेल्ड कहाँ है? चलिए बताइए, वेल्ड कहाँ है? वेल्ड कहाँ है? आपको बताना है कि वेल्ड जो है वो कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा आगे सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। आंसर नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। अब बताइए, अंगूर की खेती संबंधित है। किसकी खेती? अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती किससे संबंधित है? आप लोग जानते हैं कि अंगूर की खेती कहाँ होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कहाँ? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। कर्तन दहन। क्या चीज? कर्तन दहन कृषि से को भारत के किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को कि कर्तन दहन कृषि क्या होता है। जब मान कर चलिए एक प्रकार का ये फील्ड है, खेत है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे क्या लगे हैं? पेड़ पौधे लगे हैं। जब इस पेड़ पौधा को आग लगा करके जला करके इस खेत को जब हम यूज करते हैं अपने खेती फार्मिंग के लिए, समझे, खेती करने के लिए जब इसका हम यूज करते हैं, इसको हम झूम कृषि कहते हैं। भारत में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, जिसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि करने की जो कर्तन दहन कहा जाता है, और भारत में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारत में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। इन वृक्ष में किसे चुम्बिंगम संबंधित है? चुम्बिंगम संबंधित है किससे? यानी कि किस वृक्ष से चुम्बिंगम संबंधित है? चुम्बिंगम किस वृक्ष से निकलता है? बताइए। जेपोटा वृक्ष। आंसर नंबर हो जाएगा डी, जेपोटा वृक्ष से। चलिए आगे चलते हैं। 54 नंबर। 54 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सल्फीड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है। सल्फीड जो औद्योगिक केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में अवस्थित है सल्फीड औद्योगिक केंद्र। कहाँ अवस्थित है? ग्रेट ब्रिटेन। आंसर नंबर ए। समझे? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि जर्मनी का
रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है? जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है बताइए? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोयला के लिए जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है कोयला के लिए। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओरिएंटेड एक्सप्रेस जोड़ता है, क्या चीज? ओरिएंटेड जो एक्सप्रेस है, ओरिएंटेड एक्सप्रेस जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ये पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है, पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? चलिए बताइए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है कि पनामा नहर की लंबाई कितना है। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने का भी चांस है, बताइए। तो इसका जो लंबाई है वो 160 किलोमीटर है। कितना है? 160 किलोमीटर है। आंसर नंबर हो जाएगा डी, इसका लंबाई 160 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए कि पनामा नहर किसको जोड़ता है? क्या चीज? पनामा नहर यह किसको किसको जोड़ता है? चलिए बताइए, पनामा नहर जो है वो किसको किसको जोड़ता है? आप लोग जानते हैं कि पनामा नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है, लेकिन ये किसको किसको जोड़ता है ये बताइए। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर आंसर बी। किसको किसको? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है कौन? पनामा नहर, जिसकी लंबाई 160 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। पोर्ट सईद कहाँ है? क्या चीज? पोर्ट सईद कहाँ है? चलिए बताइए कि पोर्ट सईद कहाँ है, पोर्ट सईद कहाँ है? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए जिसको आ रहा है। ये एक मिस्र में है। कहाँ? इजिप्ट, मिस्र में है। कहाँ? इजिप्ट यानी मिस्र में है। पोर्ट सईद कहाँ स्थित है? मिस्र में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। भारत का जनसंख्या विस्फोटक की अवधि है, क्या कह दिया कि द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, मतलब कि जनसंख्या का घटक कब हुआ था? चलिए बताइए। 16 नंबर का आंसर 1951 से 1981 के बीच, 1951 से 1981 के बीच भारत में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, यानी कि जनसंख्या घटक हुआ था। आंसर नंबर इसका आंसर नंबर बी, 1951 से 1981। चलिए आगे चलते हैं। नहर के सहारे, क्या चीज? नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? नहर के सहारे, नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? एक प्रकार की रैखिक बस्ती मिलती है। रैखिक बस्ती, देखिए नहर जो होता है वो प्रकार रैखिक होते हैं। क्या होते हैं? रैखिक होती है। यदि इसका जो बस्ती बनाना है हमको, यानी कि टोला बनाना है, मोहल्ला बनाना है, तो आप जानते हैं कि इसके बगल में मिलेगा, जब मिलेगा इसके बगल में किसी का घर मिलेगा तो वो एक प्रकार रैखिक मिलेगा, आपको लंबा मिलेगा। समझे? गोलाकार, कभी गोलाकार नहर देखा है? नहीं देखे। आयताकार नहर देखे? नहीं देखे। तो इसका प्रकार रैखिक, इसका सही आंसर हो जाएगा रैखिक। अब जानते हैं घाट पर रहने वाले, जिसको मतलब कहा जाता है, आप किसी का उसके मन कर नहर के बगल में रहने वाले, तो जब बस्ती बनेगा तो वो बस्ती कब बनेगा? वो रैखिक बस्ती बनेगा। तो आंसर नंबर जगह बी। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या क्वेश्चन कर दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? बताइए। 2001, आप जानते हैं कि 10 साल के बाद जनगणना होती है, तो अगला जनगणना कब होगा? 2010 जोड़ दीजिए इसमें। इसका आंसर बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? 943। आंसर नंबर जाएगा इसका सी, 943 गर्ल्स पर 1000 पुरुष पर 943 गर्ल्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? क्या जी? निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? चलिए बताइए। इसका आंसर सबको देना है, इसका आंसर आपको सबको देना है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजधानी भी आपका एग्जाम्स में ज्योग्राफी में पूछ दिया जाता है, करंट से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? चलिए बताइए। कैनबरा। क्या जी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैनबरा। ये आगे चलते हैं। उसका क्या, रबर किस कृषि से संबंधित है? क्या क्वेश्चन कर दिया कि रबर किस कृषि से संबंधित है? आप जानते हैं कि रबड़ जो होता है एक प्रकार के दूध कृषि से संबंधित है। किससे? दुग्ध कृषि से संबंधित है। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी। सॉरी, रबड़ की खेती दुग्ध कृषि से नहीं, या रोपण कृषि से है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दुग्ध कृषि से नहीं देना है यहाँ पर आंसर, आपको देना है कि रोपण कृषि से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, रोपण कृषि से। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेट लैक्स, क्या चीज? ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो आपको बताना है, इसका आंसर सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। आंसर नंबर हो जाएगा सी, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लैक्स, क्या चीज? ग्रेट लैक्स जलमार्ग। ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश में है? तो उत्तरी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? ओपेक, दक्षिण अमेरिका में, जो दक्षिण अमेरिका के जितने भी आपके देश हैं वो में कौन ओपेक का सदस्य है?
इस ऑप्शन में बताना कि इनमें से कौन आपका ओपेक का सदस्य है। चलिए बताइए। वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अफ्रीका के ओपेक का सदस्य है। वेनेजुएला इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है। निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या क्या है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मालिन बस्ती, वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी या इनमें से सभी। इस हिसाब से इसका आंसर सभी भी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी देखा जाता है किसी भी प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये जानते हैं कि मालिन बस्ती, वायु प्रदूषण और पेयजल की कमी ये सारे आपको देखने मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सही डी, इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं। मैसिव किस नदी के किनारे स्थित है। क्या चीज। मैसिव जो वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो अब जानते हैं कि मैसिव मिसिसिपी, हाँ मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है मैसिव। तो सही आंसर इसका आंसर हो जाएगा बी, मिसिसिपी नदी के किनारे मैसिव स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है बताना है आपको। अफ्रीका में। कहाँ। अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। आप इसको वीवीआई लगा लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने जाने की संभावना है, कालाहारी मरुस्थल। चलिए आगे चलते हैं। मणिपुर की राजधानी कहाँ है। और ये आज का लास्ट सवाल है। जानते हैं कि 70 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 35 का जवाब देना है। कितना का। 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो अब हम 70 का 70 करवा चुके हैं। तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है। इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो 70 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, इम्फाल। तो आज ये ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। यदि आप लोग को सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, किसका, सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव का कमेंट कीजिएगा, और सब्जेक्टिव का भी वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए कल तक के लिए, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए बहुत अच्छे से वीडियो को देख के जाइए। यहाँ से 5 से 10 सवाल एग्जाम में टपकेगा ही टपकेगा आपका, समझे। तो आज का क्लास यहीं तक। चलिए ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।